Miss Sunidhi is working with an MNC at Mumbai. She is well versed with the portfolio management techniques and wants to test one of the techniques on an equity fund she has constructed and compares the gains and losses from the technique with who's from a passive buy and hold strategy. तो passive buy and hold strategy क्या है? ये वही buy and hold policy की बात कर रहा है. तो the funds consist of equities only, and the ending NAVs of the fund he constructed for the last 10 months are given below. यहाँ पे ही क्यों दिया हुआ है? ही कंस्ट्रक्ट. अभी ये मिस था, अभी मिस्टर बन गया, लिंग परिवर्तन हो गया इसका. तो जैसी बात है, इसने कहीं से एक टेक्निक सीखी, मुंबई में जब ये काम करती थी तो कोई टेक्निक सीखी है. तो एक देखो, एक टेक्निक तो सबको पता है कि खरीद करके रख लो और 20 साल 25 साल लॉन्ग टर्म के लिए रख लो. तो सब ये होल्ड स्ट्रेटजी तो सबको पता है, होल्ड एंड स्ट्रेटजी, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी. तो इसने जो टेक्निक सीखे वो उसने बोला कि मैं ना इस टेक्निक को, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी जो बहुत पुरानी स्ट्रेटजी जो ज़्यादा लोग करते हैं, मैं उससे कंपेयर करके देखूँगी बेनिफिट इसमें किसका ज़्यादा होता है. ठीक है. तो अब इसने एक फंड बनाया जिसमें इक्विटीज़ थे. ठीक है. और उनके जो NAV मतलब जो नेट एसेट की वैल्यू है, या जो प्राइस मान लो आप इसको, प्राइस है और 10 मंथ का वो दे रखा है. ठीक है. तो अब दोनों टेक्निक लगा करके इसको कंपेयर करके बताना है और एज्यूम करना है कि जो सुनिधि है उसने 2 लाख रुपए उसने टोटल उसके पास है जो उसने इन्वेस्ट करने हैं किसमें, इक्विटी फंड और कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो या बॉन्ड्स. मतलब कि रिस्क फ्री जो एसेट होती है ना, जिसके एसेट की प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं होता, वो तो एक तो इक्विटी भी लगाना चाहती है और ये रिस्क फ्री जो एसेट है उसके अंदर इक्वली लगाना चाहती है. ठीक है. और इसका पीरियड कब शुरू होता है? दिसंबर 2008 से. ये देखो दिसंबर 2008 से शुरू हो रहा है ना, तो दिसंबर से लेकर के सितंबर 2009 तक चल रहा है. कह रहा है कि ये पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग ये तब करेगी जब जो NAV है इक्विटी का वो 15% से या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा. यानी 15% या फिर उससे ज़्यादा अगर इंक्रीज या डिक्रीज आ गया इक्विटी के प्राइस में, तो वो पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करेगी, नहीं तो नहीं करेगी. चलो ठीक है, फिर देखते हैं. देखो रेड का जहाँ पे मतलब मैंने रेड हाईलाइट कर रखा है ना, उसका मतलब है इंक्रीज और ग्रीन का मतलब डिक्रीज. ठीक है. तो देखो टोटल उसके पास कितने 2 लाख रुपए थे. 2 लाख में से 1 लाख उसने कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो यानी जो रिस्क फ्री एसेट होता है उसमें डाल दिए, और 1 लाख कहाँ पे डाल दिए, जो इक्विटी फंड होता है उसके अंदर डाल दिया. और उस समय दिसंबर में जब उसने 1 लाख रुपये इक्विटी में डाला, उस समय इक्विटी की वैल्यू कितनी थी? 40 रुपये इक्विटी की वैल्यू थी. यानी उसने जो इक्विटी है उसके कितने यूनिट्स खरीदे होंगे, तो 1 लाख डिवाइड बाय 40 करोगे तो कितना आएगा? 2500 यूनिट्स आ गए होंगे इक्विटी के. ठीक है. फिर अब जनवरी की बात आई, तो जनवरी में इसके पोर्टफोलियो की वैल्यू हमें निकालनी है. तो रिस्क फ्री में तो कोई चेंज कभी आता ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू तो 1 लाख रुपये ही हो गए. लेकिन शेयर की वैल्यू में चेंज आ गया. शेयर की वैल्यू 40 रुपये थी और उसमें 25 रुपये आ गई सीधा. कितने आ गई? 25 रुपये. तो क्या 25% क्या मतलब इतना चेंज आया है कि हमें पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करना पड़ेगा. जब भी प्राइस में चेंज आएगा तो हम अपने आप से सवाल पूछेंगे कि क्या इतना चेंज हुआ है, यानी 15% या उससे ज़्यादा का चेंज हुआ है. चेंज कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज दोनों भी हो सकता है. तो क्या इतना चेंज हुआ है कि हमें पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करनी पड़ेगी? तो देखो चेंज हो रहा है 60% का, 15% से तो ज़्यादा है. तो 15% से अगर ज़्यादा है तो हमें क्या पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी. तो देखो अभी टोटल पोर्टफोलियो की अमाउंट हो कितनी गई? देखो पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करने से पहले ना हमें पोर्टफोलियो का टोटल जो वैल्यू है या अमाउंट है वो हमें पता होना चाहिए, तभी तो पोर्टफोलियो का रिबैलेंसिंग करेंगे. तो देखो रिस्क फ्री का तो 1 लाख का 1 लाख ही है. हाँ, इसके इक्विटी के हमारे पास कितने यूनिट से? 2,500 यूनिट से, जिसकी वैल्यू अब 40 से घट करके 25 हो गई है. तो यानी अब जो इक्विटी है उसकी वैल्यू कितनी बची? 2,500 इंटू 25 करोगे तो 62,500. यानी टोटल जो पोर्टफोलियो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1,62,500. ये देखो 1,62,000. अब हमें पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करना है क्योंकि प्राइस में 15% से ज़्यादा चेंज आया. तो रिबैलेंसिंग करने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्या करना है, इसने प्रण लिया है कि मैं ये रिस्क फ्री जो एसेट है और इक्विटी इन दोनों में इक्वली हमेशा इन्वेस्ट करके रखूँगी. तो अब इक्वली इन्वेस्ट कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 81,250 यहाँ डाल दिया, 81,250 यहाँ डाल दिया.
अब देखो 62,500 इसकी वैल्यू हो गई थी, उसने 81,250 यहाँ पे डाल दी, यानी इसने कुछ एडिशनल यूनिट्स खरीदे होंगे, बिल्कुल खरीदे होंगे। तो पता करो एडिशनल यूनिट्स इसने खरीदे कितने, 750 यूनिट खरीदे एडिशनल यूनिट्स। कैसे 750? इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको आप इससे इस नंबर से डिवाइड कर दो, आपको एडिशनल यूनिट पता चल जाएंगे कि इसने इतने खरीदे हैं। यानी ओपनिंग में इक्विटी की जो यूनिट थी 2,500 की थी, 750 ने और खरीद लिया। अब इसकी क्लोजिंग कितनी होगी, 3,250 यूनिट्स की क्लोजिंग हो गई। ठीक है, तो फरवरी के महीने में क्या हुआ, फरवरी के महीने में फिर से चेंज हो गया। अब प्राइस 25 से 36 हो गई। कितनी हो गई प्राइस, 25 से 36 हो गई। तो देखो अब प्राइस जब चेंज हुई उस समय जो पोर्टफोलियो उसकी वैल्यू कितनी रही होगी, रिस्क फ्री जो एसेट है उसमें तो कोई चेंज नहीं आ गई, तो इसकी वैल्यू तो वही 81,250 रही होगी। लेकिन इक्विटी की वैल्यू में चेंज आ गई। इसके पास इक्विटी के थे कितने जनवरी के एंड में यूनिट्स, 3250 यूनिट्स है। 3250 यूनिट्स और एक यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ गई, 36 रुपये हो गई। यानी टोटल जो इक्विटी की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 1,17,000 वैल्यू आ गई। यानी टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू निकाल लो। अब पोर्टफोलियो की वैल्यू आ गई। अब प्राइस में चेंज हुआ था तो पता करो कि अब 15% है उससे ज़्यादा का प्राइस में चेंज हुआ है। हाँ यार 44% का इंक्रीज़ हुआ है। देखो 25 से 36 रुपये प्राइस बढ़ गया, यानी 44% का इंक्रीज़ हुआ है, यानी 15% से ज़्यादा का इंक्रीज़ हुआ है। और इसके कारण इसको पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो पोर्टफोलियो का पता ही है, अब इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, फिर से अमाउंट एलोकेट कर दो। तो देखा अमाउंट इतना था, अब अमाउंट कितना हो गया, इक्विटी में कम हो गया, यानी उसने कुछ यूनिट सेल करी होगी। कितनी यूनिट सेल करी होगी, तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 36 कर दो, तो जितनी यूनिट आ रही होगी उसने उतनी यूनिट सेल करी है। तो ओपनिंग इतनी थी, इतनी सेल कर दी, तो क्लोजिंग कितनी बची, 275 थी बची। अब मार्च का महीना आया, तो मार्च के महीने में देखो अब पोर्टफोलियो की टोटल है कितना वैल्यू, रिस्क फ्री एसेट की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ इसकी इक्विटी की वैल्यू में चेंज आएगा, क्योंकि इक्विटी की वैल्यू इसके पास कितनी थी, क्लोजिंग यूनिट्स कितनी थी, 2753। तो अगर आप 2753.47 करोगे, फिर इंटू मार्च में प्राइस कितनी है 32, इंटू 32 करोगे तो वैल्यू आएगी 88,111.04। यानी इसमें चेंज तो आ रहा है। ठीक है, तो और टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों को प्लस करो तो आपके टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू आ जाएगी। बट अब ये जो चेंज आया है क्या, इसके कारण हमें पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो देखो चेंज आया कितना है, 36 से घट करके 32 हो गया, तो कितना परसेंट का चेंज हुआ, 11% का चेंज हो गया। तो लेकिन पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग तो हम सिर्फ तभी करेंगे ना जब 15% उससे ज़्यादा का चेंज होगा। तो नहीं है, वैसे पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग नहीं करेंगे, तो यानी हमारी जो क्लोजिंग यूनिट्स है वो वैसी रहेगी। हम ना कुछ इक्विटी में खरीदेंगे ना कुछ बेचेंगे, भले ही प्राइस में चेंज हुआ है। क्यों, क्योंकि 15% है, उससे ज़्यादा में चेंज होना चाहिए था, और ये सिर्फ 11% का चेंज हुआ है। तो हमारी क्लोजिंग यही हो गई। ठीक है, फिर दोबारा देखो अब अप्रैल का महीना आ गया, तो अप्रैल के महीने में देखो रिस्क फ्री एसेट में तो कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है, जब तक पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग नहीं करोगे तब तक उसकी वैल्यू में तो कोई चेंज होना है नहीं। अब प्राइस फिर से चेंज होगी, 32 से 38 हो गई। तो अब इक्विटी वाले की क्या वैल्यू रही होगी, इसकी यूनिट्स कितनी थी, 2753.47 इंटू 38 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1,04,631 रुपये आ गया। तो क्या, तो पोर्टफोलियो का फिर इन दोनों को प्लस करो तो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू आ जाएगा। अब जो चेंज हुआ है कि वो इतना है कि हमें पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करना पड़ेगा। हाँ देखो इंक्रीज़ हुआ 18.75%, यानी 15% ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, यानी हमें पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो यानी इसको अब डिवाइड बाय 2 कर दो और दोनों में आधा आधा बांट दो, आधा आधा बांट दो। तो अब इसकी वैल्यू देखो बढ़ी की घटी है, घटी है मतलब हमने कुछ बेच दिया होगा, तो कितना बेच दिया होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 38 कर दो। तो जो भी यूनिट आ रही उतनी हमने सेल कर दी, तो ओपनिंग में इतनी थी हमने सेल कर दी, तो क्लोजिंग कितनी आ गई, 2681 आ गई। तो इसी तरीके से आपको हर महीने का करना है। ठीक है, तो आपकी जो ये जो इसने जो पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग वाला जो टेक्निक है उसके हिसाब से आपकी जो टोटल पोर्टफोलियो की बैलेंस वैल्यू आ रही है सितंबर के लास्ट में, लास्ट पीरियड में कितनी आ रही है, 2,40,000। तो ठीक है, एक टेक्निक से तो वैल्यू में पता चल गई। अब दूसरी टेक्निक थी कि बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी, इसके साथ इसको कंपेयर करना था। तो इसमें क्या वैल्यू रही होगी, तो ये देखो 2 लाख रुपये में से 1 लाख रुपये तो इसने कहाँ लगा दिए, नहीं 1 लाख यहाँ नहीं लगा है, ये तो पोर्टफोलियो 2 लाख इसमें लगाएगी ना इक्विटी में। ये पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग थोड़ी है जहाँ पे ये 1 लाख इसमें लगाएगी, रिस्क फ्री एसेट में 1 लाख इक्विटी में लगाएगी। ये तो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी है, तो सारे का सारे क्या करेगी, इक्विटी खरीदेगी। तो 2 लाख, अगर 2 लाख रुपए है, 40 रुपये का एक है तो शेयर, तो कितने की इक्विटी, मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ गए इसके पास, 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अब 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स अगर ये लास्ट तक होल्ड करके रखे तो इस समय इक्विटी की वैल्यू कितनी आ गई, 52।
तो 5,000 इंटू 52 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2,60,000 आ जाएगा ना। 5,000 इंटू 52 तो 2,60,000। तो ये पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग के अकॉर्डिंग जो टेक्निक है इसकी, उस पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग टेक्निक कौन सी थी, कांस्टेंट मिक्स वाली जो टेक्निक थी, उसके अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू ये आ रही थी। और बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग 2,60,000। इन कौन सी टेक्निक बढ़िया है, बाय एंड होल्ड टेक्निक जो है इस वाले मतलब सिनेरियो में जो सुनिधि है उसके केस में बढ़िया आ रही है।